दोस्तों आज के इस दौर में हम लोग न जाने किस दौर में जी रहे हैं। आज के इस दौर में इंसान की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं रही। और दोस्तों आज के इस दौर में अगर आप लोग देखते हैं तो बहुत छोटी सी बिना पर लोग इंसान को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत कर देते हैं। लोग ये देखते नहीं कि एक इंसान ज़िंदा रहने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है, अच्छे से काम करता है। अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो हॉस्पिटल में भारी भरकम बिल जो है वो अदा करता है ताकि वो जीवित रह सके। लेकिन दोस्तों वहीं इस समाज में कुछ ऐसे भेड़िए हैं, कुछ ऐसे दरिंदे हैं जो मामूली सी बात के लिए किसी इंसान की ज़िंदगी छीन लेते हैं। वो लोग ये नहीं देखते कि इस इंसान को जब ये पैदा हुआ होगा तो इसके माँ बाप ने इसको कितनी लाड़ से, कितनी प्यार से इसकी परवरिश की होगी, इसके आगे पीछे कौन है, ये सारी चीज़ें वो बिल्कुल त्याग देते हैं। और उसके बाद में एक छोटी सी बिना पर इंसान को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए विदा कर देते हैं। जबकि वो लोग ये नहीं समझते कि एक इंसान अपने रिश्तों में इस कदर महब है कि अपने रिश्तों को निभाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों वहीं दूसरी तरफ जो उसके रिश्ते में जो शख्स हैं, या फिर यूँ कहें कि उसकी औलाद, उसका बेटा, उसकी बेटी या फिर उसकी पत्नी, एक पुरुष है जो उन सब के लिए जी रहा है। और वही उसके साथ कुछ इस तरीके का दगा करते हैं कि जब सच्चाई लोगों के सामने आती है तो लोग हैरान होते हैं, परेशान होते हैं। और लोग यही सोच रहे होते कि इतनी सी छोटी बिना पर रिश्तों को तार तार करने की क्या ज़रूरत थी। दोस्तों आज की कहानी रिश्तों को ऐसे ही तार तार कर देने वाली कहानी है। आज की कहानी आप लोग सुनेंगे तो इसमें कत्ल की एक ऐसी बिना आप लोग को पता चलेगी कि आप लोग वाकई सोचेंगे कि इस बिना पर भी कोई किसी का कत्ल कर सकता है। तो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोग को सुनाऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों आज की जो कहानी है, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक शहर पड़ता है जिसको हम लोग गाज़ियाबाद के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों इसी गाज़ियाबाद के अंदर एक थाना पड़ता है, कबीरनगर थाना। और दोस्तों इसी कबीरनगर थाने के अंतर्गत एक परिवार रहता है। इस परिवार में परिवार का जो मुखिया है सतीश है, जो कि आमतौर पर घर से बाहर काम के लिए जाता है। इसकी जो पत्नी है उसका नाम पुष्पा है। इसकी एक बेटी है जिसका नाम रश्मि है, जिसकी उम्र 21 साल के आसपास है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ 9 मार्च साल 2018 की। 9 मार्च साल 2018 का ये वो दिन था कि इस परिवार के लिए ये दिन ऐसा था कि जिसको शायद ही ये परिवार ज़िंदगी में कभी भूल पाए। दरअसल जो परिवार के मुखिया हैं सतीश, ये सुबह सुबह काम के लिए निकल गए थे, लेकिन जैसे ही ये अपने घर लौट के आते हैं शाम के वक्त तो देखते क्या है कि इनकी जो पत्नी है पुष्पा, ये किचन में गिरी पड़ी है और इसके सर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा है। ये दौड़े दौड़े भागे भागे अपनी पत्नी पुष्पा के करीब पहुंचते हैं और करीब पहुंचने के बाद में अपनी पत्नी को उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों शायद ही बहुत देर हो चुकी थी। शायद सतीश ने घर वापस लौटने में बहुत ज़्यादा देर कर दी थी, क्योंकि जो पुष्पा थी वो अब इस दुनिया में नहीं थी। उसके शरीर से बहुत ज़्यादा खून बह चुका था। जब सतीश ये देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनके साथ हुआ क्या, तो पता चलता है कि इनके सर पर किसी भारी भरकम रॉड से वार किया गया है, जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई। अब उसके बाद में जो सतीश है आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करते हैं, घर के अंदर कौन आया कौन नहीं आया। बेटी जो रश्मि होती है उसका कॉल लगाते हैं, लेकिन जो रश्मि होती है उसका फ़ोन उठता नहीं है। यानी कहीं ना कहीं अब जो सतीश थे ये रश्मि से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रश्मि फ़ोन नहीं उठा रही थी। आस पड़ोस के लोग बताते हैं कि रश्मि को घर से निकलते हुए भी देखा है। इसलिए जो सतीश होते हैं इसी कबीरनगर पुलिस थाने में पहुंचते हैं। पुलिस थाने में पहुंचने के बाद में जो इनकी पत्नी के साथ में हुआ था वो सारी चीज़ें पुलिस को सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। कहते हैं कि जब वो घर पे आए तो उनकी पत्नी की किसी ने बेरहमी से हत्या कर दी। और किसी ने नहीं बल्कि मोहल्ले पड़ोस के लोग बता रहे हैं कि जो रश्मि है वो किसी महिला के साथ में इस घर से तेज़ी से निकल के गई है। जबकि मैं रश्मि को कॉल भी कर रहा हूँ, रश्मि फ़ोन भी नहीं उठा रही है। अब दोस्तों जो पुलिस वाले थे ये तुरंत केस दर्ज करते हैं और पुलिस वाले केस दर्ज करने के बाद में एक टीम का गठन करते हैं। एक टीम तुरंत आनन फानन में अपनी गाड़ी लेकर सतीश के घर पे पहुंचती है। घर पे पहुंचने के बाद में जो सतीश की पत्नी पुष्पा होती है, जहां पर उनका मर्डर हुआ था, जहां पर उनका कत्ल हुआ था, वो सारी जगह को सील कर बहुत ही बारीकी से फॉरेंसिक टीम भी बुलाई जाती है, डॉग स्क्वाड की टीम भी बुलाई जाती है। बहुत बारीकी से उस जगह का मुआयना किया जाता है और जो डेड बॉडी थी पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है और कस्टडी में लेने के बाद में सीधा से पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब दोस्तों डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जा चुकी थी। इधर पुलिस अपनी छानबीन अपने तरीके से करती है। सतीश है उनसे भी पूछताछ की जाती है कि आखिर तुम्हें अपनी बेटी के ही ऊपर शक क्यों है और क्या तुम्हारे पास में ऐसा कोई सबूत, क्या बेटी के साथ में रिश्ते कैसे थे, ये सारी चीज़ें पुलिस पता लगाती है, सतीश के बयान लिखती है।
आस पड़ोस के जो लोग होते हैं उन लोगों के भी बयान लिखती है। दोस्तों आस पड़ोस के लोग भी वही बातें बताते हैं जो सतीश ने बताई थी। इसलिए दोस्तों पुलिस अब जो सतीश की बेटी होती है जिसका नाम रश्मि है और उसकी एक क्लास टीचर होती है जिसका नाम होता है निशा, इन दोनों की छानबीन शुरू कर देती है। दोनों वांटेड लिस्ट में आ जाते हैं। अब दोस्तों जब इन दोनों की छानबीन की जाती है तो हर जगह पुलिस इन दोनों को तलाश मारती है, लेकिन कहीं से भी इनका कोई पता नहीं चलता है। जो टीचर होती है निशा, इसके भी घर पे पहुंचते हैं, जहां स्कूल था वहां पर भी पहुंचते हैं। किसी जानने वाले से भी पूछा जाता है कि किसी ने निशा और उसकी बेटी रश्मि को देखा है, तो हर जगह से पुलिस को ना का ही जवाब मिलता है। लिहाजा पुलिस अब अपनी छानबीन में थोड़ी सी और ज़्यादा मुस्तैदी दिखाती है। पुलिस की टीम में और ज़्यादा बढ़ोतरी की जाती है। अब दोस्तों पूरे शहर के चप्पे चप्पे, चाहे वो रोडवेज हो या फिर रेलवे ट्रैक, हर जगह पुलिस छानती है। आखिरकार रेलवे स्टेशन से जो रश्मि होती है, इसको और इसकी जो टीचर होती है निशा, इन्हें पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद में सीधा इन्हें पुलिस थाने लेके आती है। अब दोस्तों जब इन्हें पुलिस थाने लेके आया जाता है और जब इन दोनों को फ्रंट सीट पर बिठाया जाता है और उसके बाद में जब इनसे पूछताछ की जाती है कि जो पुष्पा है, रश्मि की जो माँ है, उनका कत्ल हुआ है और कत्ल करने के पीछे तुम्हारा हाथ, इस तरीके की बातें चल रही हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं। तो जो रश्मि होती है और जो उसकी टीचर होती है निशा, ये दोनों पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों पुलिस बड़ी अच्छे से जानती थी कि कत्ल के पीछे कुछ कोई और नहीं बल्कि रश्मि और उसकी टीचर निशा है। इसलिए पुलिस वाले अब इन दोनों के ऊपर सख्ती दिखाते हैं। अब दोस्तों जैसे ही पुलिस वाले इन दोनों के ऊपर सख्ती दिखाता है, ये पुलिस के सामने टूटती हैं और टूटने के बाद में जो कहानी सुनाती हैं, दरअसल दोस्तों ये कहानी रिश्तों को तार तार कर देने वाली कहानी थी। दरअसल जो रश्मि है ये बताती है कि एक रोज़ की बात है कि उसकी जो टीचर हैं वो उसको कोचिंग पढ़ाने के लिए उसके घर पे ही आई हुई थी और वो कमरे में अपने टीचर के साथ में कोचिंग पढ़ रही थी। लेकिन उसी समय उसका जो डोर होता है, जो कमरे का जो मेन गेट होता है, उस गेट का दरवाज़ा नॉक नहीं होता है बल्कि डायरेक्ट खुल जाता है। अब जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, जो पुष्पा है सामने का जो नज़ारा है वो देखती है तो उनके तो पाँव तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल 21 साल की उनकी बेटी रश्मि और उसकी जो टीचर है निशा, ये दोनों आपत्तिजनक हालत में है। ये दोनों एक दूसरे के साथ में वो हरकतें कर रहे हैं जो एक पुरुष एक महिला के साथ में करता है, यानी उस तरीके की हरकतें जिसको कोई भी माँ अपनी बेटी के द्वारा करने पर कोई भी माँ बर्दाश्त नहीं करेगी। उसके बाद में जो निशा होती है, जो रश्मि की टीचर होती है, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। रश्मि अपना सब कुछ कपड़े वगैरह संभालती है, जो निशा होती है ये अपना बैग उठाती है और बाद में आऊँगी कहकर वहाँ से निकल जाती है। अब दोस्तों जैसे ही टीचर निशा वहाँ से निकलती है, जो पुष्पा होती है अपनी बेटी रश्मि के ऊपर टूट पड़ती है, उसे गालियाँ देने लगती है, उसे काफ़ी ज़्यादा उसके साथ में मार पिटाई करती है, बहुत ज़्यादा उसको ऊंचा नीचा सुनाती भी है और उसके बाद में कहती है कि तुम अपनी टीचर के साथ में आखिर ये क्या कर रही हो। लेकिन दोस्तों जो रश्मि होती है वो उस समय तो कुछ भी नहीं बोलती है और उसके बाद में जो पुष्पा होती है अपनी बेटी को काफ़ी ज़्यादा समझाती है, डांटती भी है, डपटती भी है। लेकिन दोस्तों उसके बाद में जो पुष्पा होती है, माँ अपनी बेटी रश्मि से सारी सच्चाई पूछती है कि आखिर तुम क्या कर रही थी उसके साथ में, तुम्हारा उसके साथ में क्या रिश्ता है। तो जो रश्मि होती है अपने लेस्बियन होने की बात कबूल कर लेती है और वो कहती है कि मेरी टीचर निशा के साथ में मेरे अवैध संबंध है, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं, ये सारी चीज़ें वो जो रश्मि थी ये पुष्पा को सिलसिलेवार तरीके से बता देती है। लेकिन दोस्तों माँ पुष्पा जब अपनी बेटी की ये बात सुनती है तो वो तो आग बबूला हो जाती है। अपनी बेटी की मार पिटाई करती है, उसे समझाती भी है और उससे ब्लैकमेल भी करती है। कहती है कि अगर तुम अब से अपनी टीचर निशा के साथ में अगर ये रिश्ते रखोगी तो तुम्हारे पिता को और तुम्हारे रिश्तेदारों को सारी बात बता दूंगी और उसके बाद में शर्म के मारे तुम उन्हें मुंह दिखाने के भी लायक नहीं रहोगी। दोस्तों अब जो पुष्पा का नज़रिया था अपनी बेटी रश्मि के लिए बदल चुका था। अब ये आए दिन रश्मि के साथ में झगड़ा करती थी, उसे गाली फकड़ी दिया करती थी, उसके साथ में मार पिटाई करती थी, ये सारी चीज़ें लगातार होती रहती हैं। और उसके बाद में वो उससे यह भी कह दिया रश्मि से कि तुम आज के बाद निशा से कभी नहीं मिलोगी। लेकिन जो रश्मि होती है शायद वो निशा के इश्क में इस कदर मदहोश हो चुकी थी कि वो निशा के बगैर अब रह नहीं सकती थी। इसलिए वो निशा को कॉल करती है और निशा को कॉल करने के बाद में वो अपनी माँ का रवैया बताती है। कहती है कि जब से तुम घर से गई हो, जब से माँ ने मुझे और तुम्हें आपत्तिजनक हालत में देखा है, वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती हैं, मेरे साथ में गाली फकड़ी देती है, मेरे साथ में मार पिटाई करती है, उनका रवैया मेरे साथ बदल चुका है, वो मुझे ब्लैकमेल भी करती है। इस तरीके की जो बातें होती है लगातार रश्मि निशा को बताती है। अब जब निशा ये बात सुनती है तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आता है, चिड़चिड़ापन भी होता है। उधर जो पुष्पा थी उसका जो रवैया था लगातार अपनी बेटी के खिलाफ बदलता चला जा रहा था।
इसीलिए जो रश्मि होती है अपनी टीचर निशा के साथ मिलकर अपनी माँ की मौत की प्लानिंग बनाती है। और दोस्तों इस प्लानिंग के तहत जो सतीश होते हैं, जब ये 9 मार्च साल 2018 को अपने घर से निकलते हैं तो उसी समय जो रश्मि होती है अपनी टीचर निशा को बुला लेती है। निशा रश्मि के घर पे पहुंचती है, वहीं पर गैराज से एक लोहे की पुरानी रॉड उठाती है। उसके बाद में जब पुष्पा किचन के अंदर खाना बना रही होती है, उसी समय रश्मि और जो उसकी टीचर निशा होती है पुष्पा के पीछे से पहुंचते हैं और उसके सर पर इतनी तेज़ी के साथ में प्रहार किया जाता है, इतनी ज़ोर से प्रहार किया जाता है कि जो निशा होती है वो ये समझ ही नहीं पाती है कि उसके प्रहार से पुष्पा गिर जाएगी, और इसलिए वो बार बार उसके सर पर प्रहार करती है। लेकिन दोस्तों रश्मि की जो माँ पुष्पा थी वहीं ज़मीन पर गिर जाती है फर्श पर, और उसके सर से बहुत ज़्यादा खून बह जाता है। मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब दोस्तों पुष्पा की मौत हो चुकी थी, चूँकि प्लान इन लोगों का पहले से ही तैयार था, इसलिए रश्मि अपना बैग उठाती है और निशा के साथ भाग जाती है। और इनका प्लान था शहर को छोड़ देने का। लेकिन दोस्तों ये लोग शहर को छोड़ने की प्लानिंग कर ही रहे थे कि इससे पहले ही पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। बहरहाल दोस्तों जब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया, इनसे पूछताछ हुई और इन्होंने लोगों के सामने, पुलिस के सामने जो कहानी बताई, जब लोगों को ये बात पता चली तो लोग वाकई हैरान थे, परेशान थे, और लोग ये सोच रहे थे कि एक महिला के साथ में आखिर किस तरीके के रिश्ते रख सकती है। हालांकि आप लोगों ने देखा था ये मामला कोर्ट में भी गया था और कोर्ट ने इन रिश्तों को एक तरीके से सही करार दिया था। लेकिन दोस्तों इस तरीके के रिश्ते आप लोग देखते हैं, इसको हमारा समाज बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता है। और आप लोगों ने देखा कि एक बेटी अपनी माँ की ही खून की प्यासी हो गई। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के जो भी कमेंट्स आए हैं, अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़े जाएँ। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए हैं, इसमें पहला कमेंट्स है शावेश जी, आप अपनी वीडियोस का शेड्यूल में टाइम निकाल कर दर्शकों के लिए एक बढ़िया वीडियो बनाया, आपका धन्यवाद। और ऐसा कहना है हमारे प्रिय अनिल सालुंखे जी का। तो अनिल सालुंखे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि कल मैं कहीं गया हुआ था, लेकिन उसके बाद में मुझे याद आया कि मुझे अपने व्यूवर्स के लिए वीडियो भी बनाना है। तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि छत के ऊपर मुझे एक बल्ब का इंतजाम करके दो। हालांकि रोशनी कम ही होगी, लेकिन मैं अपने व्यूवर्स के साथ में कनेक्ट रह सकता हूँ। उसके बाद में बालेश्वर बिहारी हैं, लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार सर जी, आपकी कहानी, आप कहीं भी रहें रहकर हम लोगों की सेवा करते हैं, यही कहानी सुनाते हैं, इसके लिए हम श्रोतागण आपको आभारी हैं, हम श्रोता आपके आभारी हैं और थैंक्स सर जी। तो बालेश्वर बिहारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं कहानी बहुत अच्छी है, रेणु सुनील त्यागी श्याना बुलंदशहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। नायक म्यूजिक हैं, लिखते हैं जय जगन्नाथ भाई, कहानी अच्छा लगा। सुरेश नायक गोलाबाई उड़ीसा से। तो सुरेश नायक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में यूज़र हैं, लिखते हैं फ़हीम भाई बिहार से। तो फ़हीम भाई बिहार से आप हमारी कहानी सुनते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल बहादुर सिंह हैं जो लंदन से हमारी कहानी सुनते हैं, लिखते हैं थैंक मिस्टर मलिक, गुड जॉब। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद सलमान चौहान हैं, लिखते हैं शावेश भाई चलते रहो, जल्दी ही मिलियंस में पहुंच जाओगे, आपकी मेहनत रंग लाएगी। तो सलमान चौहान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माजिद अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, नाइस वीडियो। तो वालेकुम सलाम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में सुरेंद्र शर्मा हैं, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से। तो सुरेंद्र कुमार जी नमस्ते भैया, कैसे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में खान हैं, लिखते हैं खालिद भाई, कामिल भाई, जफ़र भाई, उमर भाई। तो खालिद भाई, कामिल भाई, जफ़र भाई, उमर भाई, आप सभी लोगों का बेहद शुक्रिया। संजू राजपूत हैं, लिखते हैं हेलो भाई साहब। तो संजू राजपूत जी आपका बेहद शुक्रिया कि आपने कमेंट्स किया। सुबोध कुमार जी हैं, लिखते हैं टुडे अनदर एक्सट्रीमली डिफरेंट स्टोरी, सुबोध कुमार BSF सिलीगुड़ी से। तो सुबोध कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील झाकर जी जो कि सेंट्रल जेल बीकानेर से, सुनील चौधरी जिनका नाम है, वो हमारी कहानी सुनते हैं, भैया आपका शुक्रिया। शीलनिधि हैं, लिखते हैं भाई मलिक भाई चैनल पर ध्यान करो, यही मेरी राय है, लोकप्रिय व्यक्ति हो आप और रहोगे, थोड़ा सा ध्यान से चलो। तो शीलनिधि जी मेरा भरपूर ध्यान है, अगर मैं कहीं भी जाता हूँ तो आपके साथ में वीडियो लेके आता हूँ। उसके बाद में अगला जो कमेंट से लिखते हैं अरे भाई तुम गलत कहानी सुना रहे हो, क्राइम तक पर ठीक से सुन लो फिर बोलो। तो भाई इस कहानी को मैंने कवर किया था और मैंने क्राइम तक से नहीं दिया था। अगर मैं क्राइम तक से देखता या सुनता तो शायद उनकी तरह सुनाता, लेकिन मेरा स्टाइल अलग है, शम्स जी का अलग है। शम्स जी बड़ी शख्सियत हैं, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं, मैं उनका एक फ़ैन हूँ, तो उनसे मेरा कोई कंपेयर नहीं है। उसके बाद में सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं खान साहब बहुत अच्छी स्टोरी, कहानी बहुत अच्छी है, रेणु सुनील त्यागी श्याना बुलंदशहर से। तो सुनील त्यागी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज की जो कहानी है वो कहानी आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग कल के दिन, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पर मेरे एक भाई हैं जिनका नाम है आदिल, और उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था। उन्होंने कहा था कि
उनके जो रिलेटिव हैं उनसे दूर जा रहे हैं। और मैं क्राइम की कहानियाँ सुनता हूँ तो उसमें भी ये देखने को मिलता है कि रिलेटिव ही रिलेटिव का कत्ल कर रहे हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? तो देखो दोस्तों, हम लोग कलयुगी दौर में चल रहे हैं और इस दौर में जो रिश्तेदार होते हैं वो खासकर रिश्तेदारों से अगर हम कहें तो न जाने कैसा बैर रखते हैं। लोगों की फेसबुक फ्रेंड लिस्ट अगर आप लोग देखोगे तो उसमें जो जानने वाले लोग होते हैं वो ब्लॉक होते हैं, जो अननोन लोग होते हैं वो ऐड होते हैं। इसलिए अगर आप लोग देखोगे तो हम किसी रिश्तेदार के घर अगर फॉर एग्जांपल जाते भी हैं तो हमारे हाथ में सिर्फ मोबाइल ही रहता है और रिश्तेदार से हमें कोई मतलब है नहीं। तो इसी तरीके से जो दूरियां हैं बनती चली जा रही हैं। पहले के ज़माने में ये सिर्फ नहीं होता था, आज के ज़माने में ये चीज़ें आम हो रही हैं। तो आपको इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। अगर तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे दूर हो रहे हैं तो आप टटोलने की कोशिश करो कि आप गलत हो। अगर आपको लगता है कि आप गलत नहीं हो तो बेहतर यही है कि आप उनको जाने दीजिए, क्योंकि शायद आपके जो चीज़ें हैं वो उनसे मेल नहीं खाती। एक शेर है, ख़ानदान से मेरे हालात नहीं मिलते, खून मिलता है लेकिन जज्बात नहीं मिलते। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर आप लोग को लगता है कि आप सही हैं अपनी जगह तो आप डटे रहिए, और आपको लगता है कि आप गलत हैं तो आप अपने आप में सुधार कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।